हेलो हेलो बच्चों, एक बार से दोबारा से स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। बेटा क्लास 10th का एक चैप्टर शुरू किया था, केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाया था। हम आगे इस चैप्टर को प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए बेटा, जैसे आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए आपने बहुत सारी जनरल लाइफ के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस को देखा, केमिकल चेंज अकर होते हुए आपने देखा, ये बात आपने देखी। बट हम इसको केमिकली क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? आप सभी को पता है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, केमिकल प्लस रिएक्शन, है ना बेटा। केमिकल का मतलब है केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस। और रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है टू रिएक्ट, है ना। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास में कोई भी केमिकल सब्सटेंस ए है और एक मेरे पास में कोई भी केमिकल सब्सटेंस बी है। इन दोनों को मैंने आपस में ऐड किया और मेरे पास में एक नया कंपाउंड बना सी और डी। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं कि जब हमारे पास में 2 केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और उनसे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है? केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, ठीक है, कि हमारे पास में क्या हो रहा है। हम केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे? हम केमिकल रिएक्शन उस चीज को कहेंगे जहां पर एक केमिकल चेंज ऑब्जर्व किया जाता है, केमिकल चेंज निकल के आता है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस, कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, केमिकल चेंज जो है वो टेक प्लेस होता है। चलिए इस चीज को समझने से पहले, ये तो बहुत बात की बातें आएंगी, एक छोटा सा टॉपिक हम करते हैं, उसका नाम है केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सपोज करिए कि मेरे पास में कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इक्वेशन क्या होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि x + 2y = 3, ये मेरे पास में क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। इसके साथ अगर तुम केमिकल को ऐड कर दो, अगर तुम क्या करो, केमिकल सब्सटेंस को ऐड कर दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? एक केमिकल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर केमिकल सब्सटेंस को इस फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस आर written in their chemical formula and its symbol, ठीक है। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि इन एक केमिकल रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस होते हैं ना, उनको हम केमिकल फॉर्मूले के साथ लिखें या फिर सिंबल के साथ लिखें, ठीक है, कि इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस आर रिटन इन देयर केमिकल फॉर्मूला एंड इट्स सिंबल। केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है? जब हमारे पास में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे, है ना, कि जब हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। जैसे कि आपको पता है
वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O है। सिंबल कब आएगा, जब हमारे पास में ओनली एलिमेंट की फॉर्म लिखी जा रही है ना, जैसे कि सोडियम है इस तरह से आएगा, मैग्नीशियम है इस तरह से Mg लिखा जाएगा। तो यही बातें आपने नोट करनी है। ओके, अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, सपोज करिए कि मेरे पास में क्या है, कार्बन है। ठीक है, कार्बन है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूं। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंबशन ऑफ कार्बन बोलते हैं, है ना। कंबशन का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज को बर्न करना। अगर कार्बन का कंबशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कार्बन को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अब देखिए, ये केमिकल रिएक्शन है ना, आप सभी को पता है ना कि ये मेरे पास में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे पता लगा कि मेरे पास में ना दो केमिकल कंपाउंड हैं, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं आपस के अंदर, तो उससे क्या बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो सब्सटेंस बना उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, इस चीज को हम बोलते हैं बेटा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, वर्ड का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को वर्ड में लिख रहे हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब आपको पता है कि ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका नहीं है ना, क्योंकि इसके अंदर समय ज़्यादा वेस्ट होता है ना। आप लिख करके देखिए कि अगर आपको कहा जाए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा समय लगेगा और यूजफुल भी नहीं है ना। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें, क्या दे दें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको हम दे दें, मतलब इस चीज को हम सिंबल के अकॉर्डिंग लिख लें तो हमारा काम हो जाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको हमने क्या किया, बर्न किया, क्या बना, CO2 बना। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ज्यादा यूजफुल रहती है, ज्यादा मीनिंगफुल रहती है इसकी बजाय। ठीक है, इट इज ए मच मोर मीनिंगफुल देन दी वर्ड इक्वेशन, है ना। सिंपल सा कहने का मेरा मतलब ये है कि वर्ड इक्वेशन के बजाय अगर हम इसको क्या लिखें, सिंबल के अकॉर्डिंग लिखें, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं बेटा। केमिकल इक्वेशन को हमने लिख लिया कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि अगर किसी भी केमिकल चेंज को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप सिंबल के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल और है, एग्जांपल बहुत सारे हैं। देखिए आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो कि मेरे पास A प्लस B है। ठीक है, A प्लस B, A और B क्या है, एक दो कंपाउंड हैं। ठीक है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड की फॉर्म भी हो सकती है, वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो केमिकल चेंज ऑब्जर्व होगा, और जब केमिकल चेंज ऑब्जर्व होगा तो वहां पर केमिकल रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे पास A प्लस B दो कोई भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट हैं,
वो आपस में ऐड होकर के क्या बनाते हैं, C+D कंपाउंड बनाते हैं। सपोज करो, आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि जो एरो होता है, ये जो एरो है इसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझना है आपको, इज इक्वल टू। ये एरो जो है वो एक प्रकार से, जैसे आपने तराजू देखा है ना, तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक इधर वाला पल रहा, एक इधर वाला पल रहा होता है, जो बीच में सुई होती है ना वो इस प्रकार की सुई होती है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, आप सभी को पता है कि लेफ्ट साइड है और ये हमारे को पता है राइट साइड है। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर वो कंपोनेंट लिखे जाएंगे जो रिएक्ट करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उनको, हम रिएक्टेंट बोलते हैं। कि रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर जो भी कंपाउंड पड़े होंगे उस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो एरो के निशान के राइट साइड में पड़ा होता है उस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको वर्ड में लिख रहा हूं, देखो कैसे बन के आएगा ये चीजें। देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो क्या होता है, देखिए ऐसे लिखा जाता है, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट। ठीक है, और यहां पर लिखा होता है अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान है ना ये सारी बातें घटती हैं। रिएक्टेंट और रिएजेंट लगभग दोनों सेम होते हैं। ठीक है, ये कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे कंबशन हमने पढ़ा है ना, तो रिएक्टेंट क्या था मेरे पास में, कार्बन था, और जो रिएजेंट था वो मेरे पास में क्या था, ऑक्सीजन था। ठीक है, तो रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों लगभग क्या होते हैं, एक होते हैं। रिएक्टेंट रिएजेंट जो होता है वो रिएक्टेंट की प्रेजेंस में काम करता है ना, इसके साथ काम करेगा। ठीक है, चलिए हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी। देखिए, रिएक्टेंट आर दोज केमिकल सब्सटेंस, reactant are those chemical substance which are written in left side of an arrow। ठीक है, आई बात समझ में कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हो कि रिएक्टेंट इज डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस which react together under some conditions। ठीक है बेटा, कि रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट इज डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस। रिएक्टेंट वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है अंडर सम कंडीशन। वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, वो कंडीशन हो सकती है कोई भी टेम्परेचर दे करके, कोई भी प्रेशर दे करके, और कोई भी यहां पर कैटालिस्ट यूज करके, है ना। आपके चैप्टर का नाम है ना कैटालिस्ट, है ना। और ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है अटैकिंग रिएजेंट का। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब इसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, इतना कह सकते हो आप। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट तो क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस, प्रोडक्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस which are
written which are written in right side of an arrow। ठीक है, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर रिटन इन राइट साइड ऑफ एन एरो इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल इक्वेशन बोल दो एक ही बात है, रिएक्शन बोल दो एक ही बात है, बस थोड़ा सा फर्क ये समझना है कि केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि सिंबल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, और रिएक्शन का मतलब क्या, वर्ड इक्वेशन में लिख रहे हैं उसको। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, वो क्या बनेगी कि प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, ठीक है, प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस which are formed by the reactant। ठीक है, कि प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस, प्रोडक्ट एक वो सब्सटेंस है जो रिएक्टेंट से क्या होता है, फॉर्म होता है, कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होगा, उस न्यू सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, कि प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास में रिएक्टेंट की डेफिनेशन हो गई है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई है। एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखो अटैकिंग रीजेंट की, है ना, जो अभी आपको एरो के ऊपर बताया था मैंने। अटैकिंग रीजेंट क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट क्या लिखा जाएगा? अटैकिंग रिएजेंट आर दी, या ऐसे कहोगे अटैकिंग रिएजेंट आर दोज कंडीशन on which reactants are react। ठीक है, कि अटैकिंग रिएजेंट आर दोज कंडीशन ऑन विच रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, इतना थोड़ा सा कर लेना कि अटैकिंग रिएजेंट आर दोज कंडीशंस। अभी आपको बताया था मैंने कि रिएक्टेंट होता है मेरे पास में, इसके ऊपर क्या है, अटैकिंग रिएजेंट होता है। हो सकता है कि आपकी बुक की शायद ये बातें ना मिलें, पर ये बहुत डीप की बातें हैं। अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, और हमारे पास में क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। इसके एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि H2 गैस की फॉर्म में होती है, Cl2 गैस की फॉर्म में होती है। अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास में HCl गैस बनता है। ठीक है, अभी सिर्फ देख लीजिए, अभी इसको हम सिंबॉलिक, ये आपने पढ़ लिया कि सिंबॉलिक इक्वेशन है। ठीक है, इसकी वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, ये मेरे पास में क्या है, सिंबॉलिक इक्वेशन है, क्योंकि मैंने सिंबल के अकॉर्डिंग लिखी है। इसकी वर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। देखिए, अगर इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखते हो कि H2 प्लस Cl2 और इसके ऊपर आप कोई भी कंडीशन नहीं दे रहे हो, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। कभी भी कंप्लीट नहीं होने का मतलब मेरा ये है कि इसको पूरा होने के लिए बहुत समय लग सकता है। हो सकता है कि 10 दिन लगे, 50 दिन लगे, ठीक है, 1 साल भी लग सकता है इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए। अगर हम क्या करें, हम चाहते हैं कि भैया H2 प्लस Cl2 इमीडिएटली या फिर थोड़े समय के बाद में रिएक्शन करके HCl बना दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अटैकिंग रिएजेंट ऐड करवाना पड़ेगा।
ये जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कंडीशंस होती है, और कंडीशन कौन सी होती हैं आपको पढ़ाया था मैंने। टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, और कोई भी कैटालिस्ट हो सकता है। ये बातें हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने सनलाइट ऐड करवा दी। क्या ऐड करवा दिया मैंने, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड करवाया, सनलाइट के ऊपर ले गया मैं इसको, ठीक है। और जैसे ही मैं सनलाइट की प्रेजेंस में ले गया तो ये रिएक्शन जो है वो चलना शुरू कर दिया। चलने का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना शुरू कर दिया। दैट मीन कि कंप्लीट होने को शुरू हो गई है वो, कि मतलब हमारे पास ये है कि HCl बनना शुरू हो गया, ठीक है। और आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि जो सनलाइट होता है ना, उसका सिंबल इस तरह से Hν। इस H को हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये हम आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे। इसको हम बोलते हैं न्यू, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है। और इस चीज को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो सनलाइट का जो सिंबल होता है दैट इज इक्वल टू Hν। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि अगर मैंने इस कंडीशन को ऐसे लिखा, H2 गैस प्लस में Cl2 गैस, और यहाँ पर मैंने सनलाइट दिया, तो मुझे क्या मिला, 2HCl गैस मिला, ठीक है। तो दैट मीन अब आपको पता लग रहा होगा कि ये मेरे पास क्या है, अब सभी को पता है कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये चीज़ रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है बेटा, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है वो क्या है, AR है। AR का मतलब अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। आई बात सुन में। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डिस्कशन करेंगे इस चीज़ को हम। तो ये 3 डेफिनेशन तो हमारे पास यहाँ पर हुई है। अब देखिए, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, है ना। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्टेप ऑफ राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, है ना, कि स्टेप ऑफ राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। देखिए देखिए, स्टेप ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है केमिकल इक्वेशन का, ठीक है, वो क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात हमारे को ये पता है कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, अगर हम उस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, मोर मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ करके आए हो, किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो स्टेप क्या है, स्टेप क्या होगा, सबसे पहले राइट दी केमिकल रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन इन इट्स सिंबल और फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास में यह है कि केमिकल रिएक्शन को आप क्या करोगे, सिंबल और उसके फॉर्मूले के अंदर लिखोगे। कहने का मेरा मतलब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोगे, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप यहां पर दोगे, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन इन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन इन राइट साइड ऑफ एन एरो, ठीक है बेटा। ये चीज़ आपको पता है, बार बार बताता आ रहा हूं कि मेरे पास में ये रिएक्टेंट है, ये बीच में एक एरो है, ये आपस में मिलके क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। आपकी बुक में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है।
ये हमें पता है कि लेफ्ट साइड है और ये आपको पता है राइट साइड है। ठीक है बेटा, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तीसरा जो स्टेप है वो क्या रहता है, इसको मैं रफ करता हूं यहां से। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इफ थर्ड स्टेप क्या आएगा, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन 2, इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन 2, अगर हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है, देन ए पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन, ए पॉजिटिव साइन इज प्लेस्ड बिटवीन दी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, है ना। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि A प्लस बी, अब देखा A प्लस बी 2 रिएक्टेंट है ना, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ए बी करते क्या बन जाएगा, एक केमिकल सब्सटेंस बन जाएगा। हमारे पास में क्या है, 2 केमिकल सब्सटेंस हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में इस प्लस के साइन को ऐड करवाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5 होता है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा, है ना। और दैट इज इक्वल टू, ये हमारे को आपस में ऐड होकर के 2 प्रोडक्ट देते हैं, C + D देते हैं, है ना। तो इसके बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस का साइन आता है। अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है कि A है वो हमारे को B बनाता है, ठीक है, आई बात समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे पास में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर 2 से ज़्यादा हैं या 2 हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में एक प्लस का साइन इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए चौथा जो स्टेप आता है वो क्या आता है, ड्यूरिंग दी राइटिंग ऑफ एन केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन, वी मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ एन केमिकल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, यानी कि मास का कंजर्वेशन जो लॉ है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं, है ना। मास जो रहता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन वो कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं मैं कि अभी हमने पढ़ा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। ठीक है बेटा, आप सभी को पता है ये जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड है, ये जो पार्ट है वो राइट साइड है, आपको ये बात पता है। ठीक है, चलो मास निकालते हैं। हमें पता है कि कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 इंटू में 2, क्योंकि 2 एटम है, 1 एटम का मास 16, तो 2 एटम का मास 32, है ना। इट इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, 12 प्लस में 32, ये क्या बनेगा, अब CO2 में क्या है, 1 कार्बन है, तो कार्बन 1 का मतलब 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, ये आपने क्लास 9th के अंदर मोलिकुलर मास निकाले हैं। ठीक है, इनको ऐड करो, क्या हो जाएगा, 12 प्लस में 32, ये क्या आएगा 44 ग्राम आएगा, और ये क्या आएगा 44 ग्राम आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास अगर सेम रहता है
बराबर रहता है, कंजर्व रहता है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, चौथा स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो क्या बनेगा, इफ ए केमिकल इक्वेशन is not satisfied the law of conservation of mass, then this equation is not balanced। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई भी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को एक नाम से और जानते हैं, स्कीटल इक्वेशन। स्कीटल इक्वेशन। ठीक है, स्कीटल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। स्कीटल का मतलब होता है अनबैलेंस। ठीक है, स्कीटल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देन वी रिक्वायर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये हमारा बाद का स्टेप रहेगा कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। एग्जांपल देके आपको बताता हूं इस पहले पार्ट को। देखिए, क्या रहेगा, एक छोटा सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा डीप में भी आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए। ये बनता है MgO। अगर आप देखते हो तो मैग्नीशियम इधर हमारे पास में 1 है, इधर मैग्नीशियम हमारे पास में 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब ये तो बैलेंस नहीं है। ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ना। अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, स्कीटल इक्वेशन है, स्कीटल केमिकल इक्वेशन है ये। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सो दिस इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करेंगे। तो इसका बैलेंस कैसे लिखा जाएगा, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। इस चीज को डीप में बताएंगे कि कैसे इक्वेशन बैलेंस होती है, और इसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे बहुत डीपली, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। ओके, उसके बाद में बात आती है अब केमिकल इक्वेशन में क्या बात आएगी। देखो, नेक्स्ट स्टेप जो बन जाएगा छठा है, आफ्टर द बैलेंसिंग इक्वेशन द फिजिकल स्टेट ऑफ reactant and product must be written। जैसे आपको पता है कि हमने बैलेंस कर लिया, उसके बाद में फिजिकल स्टेट लिखनी है। कैसे लिखी जाएगी, S लिखा जाएगा सॉलिड के लिए, L लिखा जाएगा लिक्विड के लिए, G लिखा जाएगा गैस के लिए, VAP लिखा जाएगा वेपर्स के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। और एक आता है AQ, इसको हम बोलते हैं एक्वस।
और एक्वस का मतलब होता है वाटर, है ना, कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को वाटर में तैयार कर रहे हैं, है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट एक्वस, तुम्हें एक रिएक्शन याद होगी प्रीवियस में हमने पढ़ी थी कि Fe सॉलिड प्लस में कॉपर सल्फेट एक्वस इज इक्वल टू FeSO4 एक्वस प्लस में कॉपर सॉलिड, है ना। देख रहे हो आप, इसमें काफी स्टेप यूज कर लिए हमने। पहले इसको वर्ड इक्वेशन से सिंबल में चेंज किया, इसको बैलेंस किया, और उसके बाद में फिजिकल स्टेट हमने लिखा। आयरन सभी को पता है सॉलिड की फॉर्म में होता है। कॉपर सल्फेट आपको पता है कि ब्लू कलर का पाउडर होता है ना। और हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन तैयार करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस चीज को तुम वाटर में ऐड करवा दीजिए। जब तुम उसको वाटर में ऐड करवाओगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, पानी वाला सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी टर्म्स आपको यूज होती है बेटा, ये लिखनी बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल आपके पास में ये रहा, और एग्जांपल आप कह सकते हो कि कार्बन सॉलिड प्लस में O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस, ऐसे भी कह सकते हो। कार्बन सभी को पता है कोयला, ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, गैस की फॉर्म में होती है। विच आर रिटन इन द स्मॉल लेटर इन द ब्रैकेट, स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाएंगे ब्रैकेट में केमिकल कंपाउंड और सिंबल के आगे। ठीक है, तो आफ्टर द बैलेंसिंग इक्वेशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी रिटन, थोड़ा सा इसको लिख सकते हो, मस्ट बी रिटन आउटसाइड द केमिकल कंपाउंड, आउटसाइड द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इन ब्रैकेट। ठीक है, ये कह सकते हो आप। ओके, चलिए अब एक स्टेप हमारे पास और आता है। कई रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा कि हमने ये पढ़ा था कि रिएक्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। आप सभी को पता है कि ये जो एरो है वो क्या शो कर रहा है, ये एरो जो है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को। अगर ये एरो इस तरफ है और यहां पर रिएक्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में ये वाले जो कंपोनेंट हैं ये आपस में ऐड होकर के ये चीज बनाते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा हेड है तो इस तरह से है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इस चीज को, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये सारी चीजें आपको डीप में पढ़ाई जाएंगी इस चैप्टर के अंदर। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट इज नॉट कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसको कि ए रिएक्शन इन विच reactant is directly converted into product but product is not converted into reactant। मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन चलेगी, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल डायरेक्शन। सपोज करो कि कुछ ऐसा हो जाए कि रिवर्सिबल हो जाए, कि रिएक्टेंट जो है ना वो पहले तो क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। तो ये एरो जो है वो आधा हो जाएगा, हेड जो है वो आधा हो जाएगा, और आधा कैसे पूरा होगा, ऐसे पूरा होगा। ये साइन जो होता है, इस तरह के साइन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इस तरह का अगर एरो प्रेजेंट है तो दिस रिएक्शन इज शो एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट ऑन द सेम कंडीशन प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट। ठीक है,
प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन का, कि नाइट्रोजन गैस N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, ये आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर क्या करती है, 2NH3 बना देती है, ठीक है। और ये मेरे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल में क्या होता है कि कैटालिस्ट जो है वो अलग देना पड़ेगा, वो यहाँ पर देना पड़ेगा MO। MO का मतलब होता है मोलिबेंडम। ये कैटालिस्ट का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डीप से आपको पढ़ा दिया जाएगा ये टॉपिक, कि किस तरह से होता है। ये हैबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने की। ये क्या है, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसी प्रकार से एक स्टेप और आता है, छोटा सा स्टेप है, वो भी समझ लीजिए। लगभग आपका चैप्टर जो है ना इसी सारे वाले पार्ट में इंक्लूड हो जाता है, और इसी पार्ट को आपने डीप में पढ़ना है। कहता है कि इफ केमिकल इक्वेशन शो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, then heat, then the value of heat is written to the right side of product with positive sign। थोड़ा सा समझना। सबसे पहले तुम बात करते कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड, ए रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड, एक रिएक्शन जिसके बीच हीट क्या होती है, इवोल्व होती है, ठीक है। कैसे लिखी जाएगी, जनरल फॉर्म बता रहा हूं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्लस में हीट लिखी जाती है, ठीक है। और हीट की जो वैल्यू आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे मान लीजिए 114 किलो जूल मोल आ गई, पर मोल आ गई, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ये प्लस का साइन ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये मैं लिखा कि इफ ए केमिकल इक्वेशन शो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ हीट इज रिटन टू राइट साइड ऑफ प्रोडक्ट विद पॉजिटिव साइन। इसका उल्टा हो जाएगा कि इफ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन शो एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना, देन द वैल्यू ऑफ हीट इज रिटन टू लेफ्ट साइड विद रिएक्टेंट, ठीक है, लेफ्ट साइड विद रिएक्टेंट ऑफ एन एरो, ठीक है। एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, उसके साथ में हीट लिखी जाती है। तो कैसे आएगा, रिएक्टेंट प्लस हीट, है ना, हीटिंग कर रहे हैं किसी भी चीज को, हीटिंग करने पर वो टूट रही है, दैट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। और इट इज, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा विद रिटर्न टू द लेफ्ट साइड विद रिएक्टेंट ऑफ एन एरो विद नेगेटिव साइन, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। थोड़ा सा समझना इस चीज को कि इफ केमिकल इक्वेशन शो एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है।
एंडो, इसको बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे बेटा, हर एक चीज़ की डेफिनेशन लिखवाई जाएगी आपको कॉपी के ऊपर। अभी ये तो सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से स्टेप लिख सकते हैं, है ना। तो छोटी छोटी बातें आ रही हैं तो वो आपको मैं एक जनरली वे में बता रहा हूँ। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट, इसको लिखा जाएगा हीट इज एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या हो रहा था, हीट इवोल्व हो रही थी, हीट बाहर निकल रही थी। यहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो कैसे लिखा जाएगा, रिएक्टेंट प्लस हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। और यहां पर जो डेल्टा एच आर आएगा, इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये हमारे पास में नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ऐसे आ सकती है कि -114 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेटा, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिखते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के बारे में कि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज़ हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने आपको किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के स्टेप बताए कि किस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हुए केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, बने रहिए। थैंक यू।